नमस्कार, वेलकम टू क्यूज कंपटीशन क्लासेस। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वागत चित्रांग आज सभी के बीच में आज फिर से पुनः हाजिर हुआ हूं हमारे 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर, जो करंट अफेयर्स के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले ही क्वेश्चंस के और पहले ही टॉपिक के साथ में क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं बात करूं, पहला टॉपिक है जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है आपका वन नेशन वन आईडी अपार के बारे में। दूसरा है फेरी नौका सेवा। फेरी नौका सेवा क्या है, कहां से शुरू हुई और इसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा डेनियल नोआबा इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। फोर्थ टॉपिक रहने वाला है हमारा क्रिप्स हिप्सिम बने न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। फिफ्थ है कि प्यूमा जो कंपनी है उसने मोहम्मद शमी को अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो चलिए इन सभी 5 टॉपिक का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करें पहले ही टॉपिक की। पहला टॉपिक है वन नेशन वन आईडी अपार। आखिर इस अपार की फुल फॉर्म क्या है और ये क्या काम करने वाली है और इतनी चर्चाओं में रहने का पीछे इसके कारण क्या है, उन सभी को जानते हैं। मैं बात करूं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति जो आपके 2020 की है, उसके तहत सभी राज्यों में स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, जिसे नाम दिया गया है अपार, को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसे ही हम किस नाम से जान सकते हैं, वन नेशन वन आईडी के नाम से जान सकते हैं। बात किसकी कर रहे हैं हम, अपार को लेकर के। अपार को क्या कह सकते हैं कि इस स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता और रजिस्ट्री। ठीक, इसके बाद बात करें अपार क्या है। तो अपार की हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका पूर्ण रूप क्या होता है या पूर्ण नाम क्या है, उसकी बात करें। वो है आपका ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। अपार की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट आपके एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री, ये अपार की फुल फॉर्म है। इसके बाद में बात करें, इसको हिंदी में कहते हैं स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता और रजिस्ट्री। ठीक, आगे बात करें हम, इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में भी जाना जाएगा। ठीक, आगे बात करें, ये एक एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री या एजू लॉकर है। ठीक है, इसके तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक नामांकित छात्रों को 12 अंकों का एक यूनिट कोड प्रदान किया जाएगा। अपार की फुल फॉर्म की बात करें, हमें देखने को मिलती है आपके ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट और रजिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर आपको 12 अंकों का एक यूनिट कोड दिया जाने वाला है। ठीक है, इसको आप एजू लॉकर के साथ में जोड़ करके कर सकते हैं, एजू लॉकर के साथ जुड़कर रहेगा, जिससे आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक जगह पर उपलब्ध हो सकें, सरकार के पास में डाटा उपलब्ध हो। अब इसकी कौन सी महत्वपूर्ण है जो उपयोगिता है और कौन सी हानियां हैं, उन सभी की भी चर्चा करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम बात करते हैं नामांकन प्रक्रिया, तो नामांकन प्रक्रिया उनके माता पिता की सहमति से की जाएगी और जो किसी भी समय अपनी सहमति को वापस लेने में सक्षम होंगे। हालांकि नामांकन प्रक्रिया की जाएगी उन सभी के माता पिताओं के सहमति से की जाएगी, लेकिन उसके लिए ये प्रावधान भी है कि वो जब चाहेंगे अपनी सहमति को वापस ले सकते हैं। आगे बात करूं, सरकार ने आश्वासन दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर डेटा केवल संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। आपका जो डेटा रखा गया है उसे आवश्यकता पड़ी तो सरकारी एजेंसियों के साथ में इस डाटा को संयोजित या साझा किया जाएगा। वहीं बात करें, स्कूलों द्वारा प्रत्येक छात्र पर एकत्र किया गया डेटा केंद्रीय रूप से कार्यरत जिला सूचना शिक्षा पोर्टल में संग्रहित किया जाएगा। ये नामांकन प्रक्रिया है, माता पिता की सहमति होगी, सरकार ने कहा है, आश्वासन दिया है कि अगर आपकी आवश्यकता पड़ती है तो ही आपके डाटा को प्रयोग में लिया जाएगा। तीसरा कहा गया है, इससे प्रत्येक स्कूल और छात्र पर क्या किया जाएगा, इसको एकत्रित किया जाएगा। अब हम लाभ को लेकर के बात करते हैं, यहाँ के कौन कौन से लाभ हैं। इसके छात्रों के परीक्षण का परिणाम, सीखने के परिणाम, सह पाठचर्या,
संबंधी ओलंपियाड में रैंकिंग एवं विशेष कौशल प्रशिक्षण संबंधी डाटा डिजिटल रूप से संग्रहित किया जा सकता है। इसके तहत आपके जो आपकी प्रोग्रेस है उसको रख सकते हैं, आपके मूल्यांकन को रख सकते हैं, ओलंपिक को रख सकते हैं। इसके सारी की सारी रैंकिंग आपकी एक जगह स्थायी उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा बात करें, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जब स्थानांतरित होने वाले छात्र हैं उनके लिए एडमिशन्स में प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं होंगी, या इसकी वजह से एडमिशन में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं हम कुछ चुनौतियां और जो चिंताओं का विषय हैं। जैसे पहला है डेटा सुरक्षा। अगर हम डेटा दे देते हैं हमारा, तो सरकार उस डेटा को आपके साझा करने की स्वीकृति दे सकती है। तो इससे क्या है, डिजिटल जाएगा, डिजिटल साइबर हैकर्स के द्वारा उसे हैक करने की एक पहली चुनौती और पहली समस्या देखने को मिलती है। वहीं बात करते हैं दूसरा, प्रशासनिक बोझ। जब इन सारे सिस्टम को लागू किया जाएगा तो इसके लिए प्रशासन पर अतिरिक्त भार पड़ने वाला है और प्रशासन इसमें अधिक संलग्न रहने वाला है, या इसके अंदर आपका प्रशासन पर क्या होगा, एक प्रेशराइज यानी दबाव बनने का काम शुरू हो जाएगा। तीसरा है गोपनीयता संबंधी चिंताएं, यानी जो हमें गोपनीयता संबंधी समस्या हैं उनका भी सामना करना पड़ सकता है। अभी तो हम सारी चीज़ें गोपनीय रहती हैं, लेकिन जब सरकार के पास डाटा होगा तो कोई भी किसी से कुछ नहीं छुपा सकता है। नेक्स्ट बात करूं हमारी नौका फेरी सेवा। आखिर ये क्या है नौका फेरी सेवा, चलिए देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच करीब 4 दशक के बाद एक नई नौका सेवा फेरी की शुरुआत की गई है। कितने 4 दशक के बाद में एक नई नौका सेवा की शुरुआत की गई। याद रखना किन किन कंट्रियों के मध्य की गई है, आपके भारत और श्रीलंका के मध्य। वहीं बात करें श्रीलंका गृह युद्ध के दौरान श्रीलंकाई नौसेना ने 1980 में इस सेवा को बंद कर दिया था। श्रीलंका जब गृह युद्ध के दौरान था 1980 के अंदर इस सेवा को क्या कर देता है, बंद कर देता है। अब क्या हो गई है, पुनः प्रारंभ हो गई है। इसका पहला उद्देश्य है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, व्यापार पर्यटन को बढ़ाना देना। इसका पहला क्या है, आपके जो द्विपक्षीय उद्देश्य हैं या दोनों देशों के संबंध हैं उनको घनिष्ठ करना, फिर व्यापार पर्यटन को बढ़ावा देना। याद रखना 1980 में गृह युद्ध के समय ये बंद कर दी जाती है, आपके 4 दशक बाद पुनः खोली जाती है भारत श्रीलंका के मध्य। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, ये सेवा आर्थिक साझेदारी दृष्टिकोण, समुद्री वायु और ऊर्जा कनेक्टिविटी के लिए रोड मैप का हिस्सा है। क्या है आपके ये जो आर्थिक सेवा या साझेदारी है, इसके तहत आप समुद्री वायु और ऊर्जा कनेक्टिविटी के लिए एक रोड मैप का हिस्सा है। वहीं बात करें, इस सेवा को श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। जो भारत में आए थे आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा के दौरान इसको अंतिम रूप प्रदान किया गया था। वहीं बात करें, ये तमिलनाडु के नागपट्टिनम से उत्तरी श्रीलंका के जाफना में कांके थुराई तक संचालित होगी। आपके तमिलनाडु के कहाँ से, नागपट्टिनम से उत्तरी श्रीलंका का एक क्षेत्र है कांके संतुराई, वहाँ तक ये चलने वाली है। इसे हाई स्पीड क्राफ्ट जहाज चेरिया पानी के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसको संचालित करने का काम कौन करेगा, इसे हाई स्पीड क्राफ्ट जहाज चेरिया पानी के द्वारा संचालित किया जाएगा। भाई बात करें इसके लाभ क्या देखने को मिलेंगे, तो राजनीतिक लाभ, इससे दोनों देशों की राजनीति के अंदर क्या होगा, लाभ देखने को मिलेगा। आपका आर्थिक दोनों देशों के अंदर आदान प्रदान आयात निर्यात होने की वजह से लाभ दिखाई देगा या आर्थिक समृद्धि प्रदान होगी। भाई बात करें, व्यापार भी आसानी से हो जाएगा, वाणिज्य और संस्कृतियों का विकास सरलता से पूर्वक किया जा सकता है। यहाँ की संस्कृति वहाँ की संस्कृति यहाँ, यानी इन संस्कृतियों का भी क्या देखने को मिलेगा, आदान प्रदान देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, देशों के तटवर्तीय क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देखने को मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं आपके डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति हैं। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है, डेनियल नोबोआ को। डेनियल नोबोआ लुइसा गोंजालेज को हराकर इक्वाडोर का नया राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये इक्वाडोर के अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन जाएंगे। याद रखना, इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले हैं हमारे कौन, तो ये बनने वाले हैं डेनियल नोबोआ।
ठीक है। और इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था लुइसा गोंजालेज को। आगे बात करूं मैं आपसे, थोड़ा सा इक्वाडोर की हम बात कर लेते हैं। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के शीर्ष पर पश्चिमी कोने में स्थित है और इक्वाडोर की राजधानी है क्वीटो। ठीक, आगे बात करते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला में कोटोपैक्सी दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी दुनिया का सबसे सक्रिय ऊंचा ज्वालामुखी है। वहीं बात करते हैं हम गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर की मुख्य भूमि के पश्चिम में स्थित है, जो अद्वितीय सरीसृपों, पक्षियों और पौधों का घर है। कौन सा? गैलापागोस द्वीप समूह आपके इक्वाडोर के मुख्य भूमि के पश्चिम में स्थित है, जो सरीसृपों और आपके पक्षियों के लिए और पौधों का घर के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें प्रायेशिया के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और इंग्लैंड के चार्ल्स डार्विन ने इक्वाडोर में शोध किया था। आपके अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और इंग्लैंड के चार्ल्स डार्विन ने इक्वाडोर के अंदर क्या किया था? शोध किया था। ठीक, तो ये कुछ बातें थी इक्वाडोर को लेकर के। दूसरा है हमारे सामने क्रिप्स हिपकिंस बने न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। नए प्रधानमंत्री के रूप में न्यूजीलैंड के बनते हैं आपके कौन? क्रिस हिपकिंस। और हाल ही में क्रिप्स हिपकिंस को न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। उन्होंने जैकिंडा अर्डन की जगह ली है। ठीक है, तो 41वें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं हमारे कौन से? वो बने आपके हिपकिंस क्रिप्स। आगे बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की बात करें तो 5 साल से अधिक वक्त तक शीर्ष पद पर नहीं रहे। न्यूजीलैंड में 5 साल से अधिक पद पर शीर्ष पर नहीं रहे और जैकिंडा अर्डन ने अचानक पीएम की कुर्सी छोड़ने का जो घोषणा थी वो कर दी। क्या था? जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे जैकिंडा अर्डन, वो 5 साल तक शीर्ष तक समय पर रहे थे न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री की गद्दी पर, लेकिन उन्होंने क्या किया? अचानक से उसे कुर्सी को छोड़ने की घोषणा कर दी है। आगे है हमारा जो टॉपिक है, मोहम्मद शमी बने प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर। मोहम्मद शमी को आप जानते हैं भारतीय क्रिकेटर तेज गेंदबाज हैं और इनको क्या किया गया है? हाल ही के अंदर आपके प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। क्या होते हैं ब्रांड एम्बेसडर? तो हाल ही में प्यूमा ने इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। आगे बात करूं मैं, इस साझेदारी के तहत शमी साल भर चलने वाली गतिविधियों और अभियानों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्यूमा के जूते, परिधान, सहायक उपकरण की व्यापक रेंज का समर्थन करेंगे। 1 वर्ष के लिए ये पूमा के ब्रांडों की क्या करेंगे? व्यापक समर्थन करेंगे। कौन? मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी को क्या बनाया गया है? प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। ठीक, आगे है हाल ही में किसे इक्वाडोर का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये आपको देना है करंट के अंदर, जो हमारी कमेंट है उसके अंदर जवाब देना है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 4-5 बिंदुओं को लेकर के हमने चर्चा की। बिल्कुल आप याद रखना, न्यूजीलैंड के आपके प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है और इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में किसे बनाया गया है, जो सबसे कम उम्र के थे। ठीक है ना, तो इन सभी बातों के लिए और इन चर्चा के लिए मिलते हैं कल नई कक्षा के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।